कि अब क्योंकि नैब आपके कंट्रोल में है, उसके वकला आपके कंट्रोल में है, उसके सारे सबूत आपके कंट्रोल में है, तो अब वो जाके वकील, क्योंकि अब मुकदमा नहीं लड़ रहे नैब का, तो इसलिए मरियम साहिबा का कल जो इशू था वो भी सेटल होता हुआ नजर आ रहा है और आप भी सेटल हो गए आपका। देखिए, अच्छी बात है कि आपने ये सवाल किया। मैं फिर आपको ये बताऊंगा कि ये जो सवालात आज चीफ जस्टिस ने उठाए हैं, ये वही सवालात हैं कि जो उन्होंने उस वक्त उठाए थे जब उन्होंने मुझे जमानत दी थी, और उस वक्त मैं हुकूमत में नहीं था, उस वक्त मैं वजीर नहीं था, उस वक्त तो हम अपोजिशन में जेल के अंदर पड़े थे। उस वक्त भी चीफ जस्टिस ने नैब से कहा था कि इस मुकदमे में आप बताएं कि इन पे करप्शन का क्या इल्जाम है, और उस वक्त भी रिकॉर्ड पे मौजूद है कि नैब ने कहा था कि इन पे जाती करप्शन का कोई हमारा इल्जाम नहीं है। तो अगर आज उसी बुनियाद के ऊपर चीफ जस्टिस ने एक्विटल किया है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें हुकूमत कानून में तरमीम की आपने नैब के, उसका फायदा उठाया आपने? बिल्कुल नहीं उठाया, बल्कि मेरा ये मौकफ था इस केस के दौरान कि मेरे केस को पुराने कानून के तराजू पे तोला जाए। और चीफ जस्टिस ने भी जब आज नैब ने जब देखा ना कि इस केस में वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे, तो उनका ये ख्याल था कि हम तरमीम का सहारा लेके इसको विड्रॉ करने की तरफ जाएं ताकि इज्जत बच जाए हमारी। तो चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि नहीं, मैं नए ऑर्डिनेंस को तो देखना भी नहीं चाहता, मैं इसका फैसला उसी कानून के ऊपर करना चाहता हूं कि जिसके ऊपर आपने इसका मुकदमा कायम किया था। ये जो तरमीम है, इसका आपके कुलीग्स बहुत फायदा उठा रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनके केसेस अब जा रहे हैं कोर्ट में, और वो कह रहे हैं कि अब क्योंकि तब्दील हो गई है, इसके अंदर कानून तब्दील हो गया, तो उस पर वो इक्वेटल कर रहे हैं। तो आपने क्यों नहीं फायदा उठाया? देखिए, नैब के जो कानून के अंदर जितनी तरामीम हुई हैं, ये जरूरी है कि ये समझा जाए और लोगों को बताया जाए कि वो क्या तरामीम हुई हैं। पहली तरमीमें वो हैं कि जो इमरान खान साहब ने खुद एक ऑर्डिनेंस के जरिए की थी, और वो उन तरामीम के फ़ज़ाइल अपनी तकारीर में यूं बताते थे कि ये तरामीम अगर ना हुई तो मुल्क में फैसला साजी नहीं होगी, अफसर काम नहीं करेंगे, सरमायादार पैसा नहीं लगाएंगे। दूसरी वो तरामीम है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों में ऑब्जर्वेशन आई थी कि इसके अंदर कुछ ऐसी शिकें हैं कि जो पाकिस्तान के आइन और कानून से मुतसादिम है, उन्हें ठीक होना चाहिए। तीसरी वो तरमीम है कि जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने कहा था कि ये इस्लाम की तालीमात से मुतसादिम है और इसको ठीक होना चाहिए। तो ये तरामीम जो की गई हैं, लेकिन एक इदारा है नैब जिसके ऊपर अरबों रुपए खर्च होते हैं हर साल, हर इन्वेस्टिगेशन पे जो एक केस बनता है उसके ऊपर आप देख लें कि आपका केस 2019 से चल रहा है, 2018 से चल रहा है, आज 2022 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल पूरा नैब इसके अंदर इन्वॉल्व रहा, और उसमें सारे लोगों को बहुत से तनख्वाहें भी दी गई, कुछ मराद भी दी गई, और कम से कम आपके केस पे कुछ 6-7-8 करोड़ रुपया खर्च हो गया होगा। तो जब इस सारे केसेस को देखें इस तरह, तो इस तरह लगता है कि अरबों रुपए जाया हो रहे हैं। तो नैब को आप एक ही बार बंद क्यों नहीं कर देते, या फिर आप इस तरह करें, ओपन करें इसको बाकायदा? ये देखिए, मैं सबूतों के साथ तौर पर कई लोगों का ये ख्याल है कि नैब को बहैसियत इदारा या तो बंद कर दिया जाए, या यह कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इत्तेसाब के इदारे हैं उनको एम्पावर किया जाए, या इसको ड्रास्टिकली रिफॉर्म किया जाए। क्योंकि ये नैब का जो इदारा है, ये एक पॉलिटिकल पर्पस के लिए जनरल मुशर्रफ ने बनाया था, जिसका मकसद ये था कि जो लोग बामुशर्रफ हों उनको आप बख्श दें, और जो बेमुशर्रफ रहें उनको पकड़ के अंदर कर दें। तो इसी चीज़ को इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया कि जो लोग इनके साथ थोड़ा सा इधर उधर होते थे, आपको पता है जब चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही वगैरह से उन्हें थोड़ी शिकायत हुई तो नैब के जरिए उनका केस खोल दिया, फिर वो उनकी तरफ वापस आ गए। तो इस तरह ये करते थे। और हमारी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी आपने देखा कि PTI के लोग पकड़े गए, तो 24 घंटों में व्हील चेयर के ऊपर हाय हाय करते हुए आए और ड्रामे करते रहे। तो जिस दिन मुझे इन्होंने गिरफ्तार किया तो अगले दिन रिमांड के लिए ले जाना था, तो तफ्तीशी अफसर नीचे इंतज़ार कर रहा था, मैं पूरा टाइम लेके तैयार हो रहा था। तो जब मैं नीचे आया तो टाई सूट लगा के तैयार होकर आया, तो मुझे कहता, सर हमने तो आपका रिमांड लेना है और आप तो बड़े टिशन पिशन के साथ आए हैं। मैंने कहा भी हमारे पंजाब में लोग कहते हैं कि जब शरीकों के जाना होता है ना तो सज बज के जाते हैं, लेकिन जो सलूक शहबाज गिल साहब के साथ हो वो आपके साथ नहीं होगा। आपको बड़े एहतराम से गिरफ्तार किया गया, गो गलत था, नहीं गिरफ्तार होना चाहिए था, लेकिन जो उनके साथ हुआ, सर आपकी तो गाड़ी का शीशा भी नहीं तोड़ा गया और आपको 4-5 घंटे गायब भी नहीं रखा गया। मेरी गुजारिश ये है कि बताए ना कि वही शहबाज गिल साहब जब कमरे में जाते हैं अदालत से तो ठीक हो जाते हैं,
नॉर्मल हो जाते हैं, तो नाटक ही था ना। और जब उनकी आपका ख्याल है CCTV 24 घंटे रोना चाहिए बंदे को, यार जब तकलीफ होगी वो तो अगर आपकी इतनी सांस उखड़ी हो तो वो को 2-4 घंटे तो चले ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप अदालत से कमरे में जाएं तो बिल्कुल खुशबाश हो जाएं, और फिर जो CCTV की फुटेज आई बड़े इज्जत के साथ उन्हें जो दुहाइयां दी गई, ड्रामे किए गए, ड्राइवर ने कपड़े फाड़ लिए, लाल रंग लगा के पट्टियां बांध ली, तो पता ये चला कि ना ड्राइवर को किसी ने हाथ लगाया, ना शहबाज गिल साहब को हाथ लगाया, उन्हें उठा के वो गाड़ी में बिठा के साथ ले गए। anyway, तो इस किस्म के नाटक हमने नहीं किए, इसलिए कि हमें पता था कि हम जिस जिद्दोजहद में हैं ये झूठे मुकदमे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब इमरान न्याजी का सूरज सवा निज़े पे था, एक दफा नहीं दर्जनों मैंने शहजाद अकबर को और इमरान न्याजी को मुखातिब करके कहा कि मैंने 3200 अरब रुपए की डेवलपमेंट कराई है, 32 पैसे की करप्शन साबित करो, मैं कौम का मुजरिम हूंगा, सियासत छोड़ दूंगा। कुछ नहीं साबित। अच्छा, वैसे जाहिर है आपके साथ ज्यादती हुई और आज तो जाहिर है अदालत ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया, आपका रेफरेंस ही खारिज कर दिया, तो आप को चाहिए नहीं शहजाद अकबर साहब के खिलाफ केस कर दें या इमरान खान साहब के खिलाफ? जी इंशाल्लाह मैं बिल्कुल डैमेजेस क्लेम करूंगा इमरान खान साहब से भी, चेयरमैन नैब से भी, जिनकी बुनियाद पे जिनको ब्लैकमेल करते थे इमरान खान, जस्टिस जावेद इकबाल साहब की बात, जावेद इकबाल साहब। और मैं आपको बताऊं पर्सनल, देखिए ट्रेजेडीज होती आप जस्टिस जावेद इकबाल साहब के खिलाफ भी केस बिल्कुल मैं करूंगा, इसलिए कि शहजाद अकबर साहब के खिलाफ भी करें, सारे लोग जो उसमें, और इमरान खान साहब के खिलाफ भी जी। और यही नहीं बल्कि वो नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का जो मंसूबा इन्होंने तबाह किया है, 4 साल उसको भूत बंगला बना दिया। अब उसे मुकम्मल करने के लिए जहां 40 करोड़ दरकार थे, अब पता नहीं कितने फालतू करोड़ और चाहिए होंगे। जितनी इजाफी लागत आएगी वो इमरान खान और नैब से रिकवर करेंगे। क्यों कौम इनकी करेंगे जी इंशाल्लाह, क्यों कौम इनकी इस नाअहली की कीमत अदा करे कि ये इंतकामी सियासत करें, ये मजे से अपने मुखालफिन के। अच्छा, और देखिए कितना बीमार ज़हन इंसान था, हमें जेलों में डाल के ये IB के जरिए कैमरे लगा के देखता था कि हम किस हालत में बैठे हैं। और ये जस्टिस जावेद इकबाल की बात कर रहे हैं, इमरान खान की बात कर रहा हूं, यानी इमरान खान साहब ने इमरान खान IB के जरिए कैमरे लगाए थे आपके लोगों जेलों में, ये मॉनिटर करता था कि मैं, ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान, हम सब किस हालत में रह रहे हैं, और हमारी तकलीफ से ये खुश होता था। यानी कि ही इज अ सिक मैन। नहीं, आपको कैसे पता चला कि IB ने कैमरे लगाए हैं वहां पे और आपको देखा जा रहा है और इमरान खान साहब देखिए पता था, और जो लोग ये काम करते थे वो हमें भी बताते थे कि जी हम मजबूर हैं, ये हमें ड्यूटी लगी है। तो आप लोगों के सेल के अंदर लगे हुए थे क्या? जी जी बिल्कुल। और उसका जो मॉनिटर था वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में था, प्राइम मिनिस्टर देखता था रोज? जी बिल्कुल रोज। और अगर किसी जगह वायलेशन नजर आती तो समझते थे कि आपको पराठा मिल रहा है या आप उसका मकसद, स्लीपर्स के बजाय आपने जूते पहने हुए और टांगे सीधी की हुई, तो आपको आके बुला के पूछा जाता था आपसे? इसका मकसद सिर्फ ये था कि वो जेल की इंतजामिया को भी बहुत एक डरा के रखें कि अगर आपने इनके साथ कोई सहूलत दी या नरमी की तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो वो इंतजामिया को भी टेरराइज करते थे और हमें भी तकलीफ दे के एक ज़हनी आसूदगी हासिल करते थे। जो शख्स इस कदर बीमार जहन का हो, मुझे बताएं वो मुल्क क्या बनाएगा? 4 साल इस मुल्क पे हुक्मरान रहा है। आप मुझे जावेद चौधरी साहब लेंगे, आपसे मैं पूछता हूँ, कराची से पेशावर तक कोई एक मनसूबा बता दें कि जो इमरान खान ने 4 साल में कंसीव किया और मुकम्मल किया। आप मुझसे पूछेंगे ना, मैं आपको दर्जनों गिनाऊंगा जो हमने बनाया है। देखिए ऐसा मैं, मेरे लिए आप बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, सवाल का जवाब, और मैं सवाल का जवाब देने लगा ना आपको। आपकी ये बात मार्च तक ठीक लगती है, लेकिन जब से आप गवर्नमेंट में आया ना जी, और जो तबाही इस वक्त हुई है, ऐसा सा मसला ये है, अब आपके पास जवाब कोई नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि हमने ये किया था। ये जो अब कर रहे हैं इसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। देखिए नहीं, आप अगर ये बात करें ना तो मैं आपके लिए ये बात नाकाबिले माफ़ी समझता हूँ। अगर एक आम आदमी करे जिसको हालात का नहीं पता तो वो तो चले काबिले माफ़ी है। सवाल ये है कि ये IMF का मुआहदा जिस पर हमें अमल दरामद करना पड़ा ताकि पाकिस्तान श्रीलंका ना बने, इस मुआहदे पे दस्तखत किसने किए थे? इन शराइत पर IMF को छोड़ दें, सुन लीजिए ना, पेट्रोल पे है ना, मेरी जान अब बात सुन, पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही है, पाकिस्तान में बढ़ रही है। मेरी बात सुन लेना आप। पहली बात यह है कि ये IMF की शराइत जो है ये किसने तय की? उसमें क्या लिखा है कि आप पेट्रोल की सब्सिडी खत्म करेंगे। अच्छा, जो आपका ऑयल प्राइस फिक्सेशन फार्मूला है उसके तहत जो प्राइस फिक्स होती है वो 2 महीने पहले जो LCs खुलती हैं उनके ऊपर होती है। आज अगर
पेट्रोल की आलमी मंडी में कीमत गिरेगी तो आप नकद जाके कैश पे तो नहीं सौदे कर रहे ना। ये आप एलसी आज खोलेंगे, 2 महीने के बाद आप उसकी माल आएगा, 2 महीने पहले करते हैं। तो लिहाजा 2 महीने का लैग होता है इसमें। कुकिंग ऑयल का क्या है सर? कुकिंग ऑयल भी दुनिया में सस्ता हो रहा है, यहाँ पे महंगा हो रहा है। डॉलर क्या है सर? डॉलर उसके लिए फ्लक्चुएशन देखते हैं, 25 रुपया 2 दिन में बढ़ गया। अब ये आपका काम है कि आप जैसे जो दानिश्वर हैं कौम को एजुकेट करें। मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान को इस वक्त जितना बड़ा शॉक लगा है, बजाय इसके कि हम लोगों को ज़हनी तौर पे कंफ्यूज करें, हमारा तो फर्ज है उनकी रहनुमाई करें। 30 अरब डॉलर का शॉक है जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल कह के गए हैं कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ। आज यूएन असेंबली के अंदर फ्रांस के सदर से लेके अमेरिका के सदर से लेके हर कोई पाकिस्तान के इस नुकसान पे हमदर्दी का इजहार भी कर रहा है। हम अपने मुल्क में अगर लोगों को मुंतशिर कर रहे हैं कि इतना बड़ा आपको हादसा हो जाए और आप कहेंगे ये क्या हो रहा है। देखिए एक सुन लीजिए ना, एक पाम ऑयल 1600 रुपए, $1600 था, $800 पे हो गया इंटरनेशनल मार्केट। ये यहाँ महंगा हो रहा है सर। देखिए और फिर डॉलर बात सुन लेना, 220 पे आया ना आप एक माशाल्लाह 245 पे कैसे चला? सब सुन लेना। बात यह कि ये ओवर द काउंटर सौदे नहीं होते। आज अगर डॉलर के मुकाबले जिसकी इंपोर्ट प्राइस गिर रही है तो जो आज एलसी वो खोलेंगे उसकी सप्लाई 2 महीने बाद आएगी। आज जो मार्केट के अंदर पाम ऑयल है ये वो है कि जो 2 महीने 4 महीने पहले एलसी खोल के लेकर आए हैं, तो वो आपको उसी कीमत पे बेचेंगे ना जो उनकी 4 महीने पहले डॉलर पे आया ना सर। हाँ। 200 रुपए 220 रुपए पे आया ना, तो 245 पे आज नहीं मिल रहा। उसकी क्या वजह? उसकी वजह पहली बात यह है कि जब आपकी लोगों को मार्केट आपको देखती है ना, आपकी मईशत की सूरत हाल क्या है, जब वो ये एंटिसिपेट कर रही है कि आपको ज़र मुबादला के ज़खायर पे दबाव आएगा जिससे आपकी कॉटन की क्रॉप तबाह हुई है, आपको इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी। और इसके अलावा आप अगर दुनिया की तमाम करेंसीज देखें, इस वक्त डॉलर अमेरिका का जो करेंसी है वो यूरोप की हर करेंसी के मुकाबले में, भारत के मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में, दुनिया की हर करेंसी के मुकाबले में अप्रिशिएट कर रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिर रही, दुनिया की हर करेंसी इस वक्त यूरोप के मुकाबले में गिर रही है, अमेरिका के मुकाबले में गिर रही है। एक आपका ग्लोबल डिप्रिसिएशन है जो करेंसी में हो रहा है, दूसरा आपके ऊपर ये एक उफ्ताद आ गई। लेकिन अब इसमें सिल्वर लाइनिंग यह है कि जो बैनुल अक़वामी बरादरी जिस तरीके से पाकिस्तान के इस मुकदमे को जो हमने उन्हें कामयाबी से समझाया है कि ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में हमें ये उफ्ताद गिरी है, इसमें हमारा कसूर नहीं है, आपका कसूर है, डेवलप्ड वर्ल्ड का। और इंशाल्लाह जो डेवलपमेंट असिस्टेंस आएगी रिहेबिलिटेशन के लिए, जब उससे डॉलर इनफ्लो आएगा, ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे बेहतर होंगे, तो फिर डॉलर स्टेबलाइज हो जाएगा इंशाल्लाह।